Hello student. Today we are going to learn another concepts from first chapter Introduction to Bookkeeping and Accountancy. See what we will learn today. देखते हैं आज हम कौन से कंसेप्ट का स्टडी करेंगे. Today we will learn goodwill, trademark, copyright, patent, bank overdraft, bills receivable एंड बिल्स पेएबल. तो ये जो टोटल 7 कंसेप्ट है इसका स्टडी आज हम करेंगे. देखते हैं. फर्स्ट कंसेप्ट इज गुडविल. हियर इज वन कंपनी दैट इज टाटा कंपनी. हियर इज अनदर कंपनी दैट इज एबीसी कंपनी. यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे एक कंपनी ली है, उसका नाम है टाटा कंपनी, और दूसरी कंपनी ली है जिसका नाम है एबीसी कंपनी. बोथ कंपनीज आर इन सेम प्रोडक्ट लाइन. इसका मतलब है दोनों भी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो सेम है. फॉर एग्जाम्पल दोनों कंपनी 4 व्हीलर तैयार करते हैं, मतलब गाड़ियां तैयार करते हैं. बोथ कंपनीज हैविंग सेम प्रोडक्शन कैपेसिटी, इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा. मतलब दोनों भी कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी या प्रोडक्शन टेक्निक सेम है ऐसा मान लेना है. और ऐसा भी मान लेना है कि दोनों कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट, वो भी क्या है, सेम है. फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी का इन्वेस्टमेंट 2000 करोड़ है, तो एबीसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी 2000 करोड़ है, ऐसा हम मान लेते हैं. इवन दो टाटा कंपनी अर्न मोर इनकम देन एबीसी कंपनी, लेकिन इसके बावजूद प्रोडक्ट भी सेम है, बराबर है. प्रोडक्शन कैपेसिटी सेम है, प्रोडक्शन के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वो भी सेम है, इन्वेस्टमेंट भी सेम है. लेकिन फिर भी टाटा कंपनी का इनकम जो है, टाटा कंपनी का जो प्रॉफिट है, वो एबीसी कंपनी या उसकी तरह जो दूसरी कंपनी है उससे क्या है, ज्यादा है, ऐसा हमें पता चलता है. ओके, तो इसके पीछे कुछ तो भी क्या होनी चाहिए, रीजन, पॉसिबल रीजन. क्योंकि दोनों कंपनी का इन्वेस्टमेंट सेम है, प्रोडक्शन कैपेसिटी सेम है, प्रोडक्ट भी एक जैसे ही है, दोनों भी 4 व्हीलर बनाते हैं, बराबर. तो भी टाटा कंपनी का जो प्रॉफिट है, इनकम है, वो ज्यादा है. तो उसके पीछे कुछ तो भी रीजन रहेगा. फॉर एग्जाम्पल वो रीजन ऐसा भी हो सकता है, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. मतलब टाटा कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी क्या हो सकता है, बेहतर हो सकता है. किसके बेहतर, एबीसी कंपनी के जो प्रोडक्ट है उससे अच्छा हो सकता है. दूसरा, गुड कस्टमर सर्विस. टाटा कंपनी की जो कस्टमर सर्विस है वो अच्छी रहेगी एज कंपेयर टू एबीसी कंपनी. स्किलफुल एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट एटसेट्रा. टाटा कंपनी के पास जो एम्प्लॉय है उसके वो स्किलफुल एम्प्लॉय रहेंगे, उनके जो मैनेजमेंट है उनका एबिलिटी बहुत अच्छा रहेगा एज कंपेयर टू एबीसी कंपनी. मतलब ऐसे बहुत सारे कुछ रीजन रहेंगे, उसके कारण टाटा कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसको कस्टमर का अच्छा डिमांड है एज कंपेयर टू एबीसी कंपनी. और जिस कंपनी के प्रोडक्ट को कस्टमर का अच्छा डिमांड है उसका इनकम और उसका प्रॉफिट क्या रहने वाला है, ज्यादा रहने वाला है. इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि टाटा कंपनी के जो प्रोडक्ट है उनका डिमांड अच्छा है. लेकिन ऐसा कुछ तो भी रीजन रहेगा ना, डिमांड क्यों अच्छा रहेगा, क्योंकि शायद उस कंपनी का एक गुडविल रहेगा. क्या रहेगा, गुडविल. मतलब गुड इमेज इन द माइंड ऑफ कस्टमर, गुड रेप्यूटेशन ऑफ द कंपनी इन द माइंड ऑफ कस्टमर. देखो, अगर कोई भी कंपनी एक अच्छा सर्विस देती है, अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट देती है, बराबर है, तो उस कंपनी की एक अच्छी इमेज कस्टमर के माइंड में तैयार होती है, एक अच्छा रेप्यूटेशन कस्टमर के माइंड में तैयार होता है. और उसके कारण ही कस्टमर उसी कंपनी के प्रोडक्ट परचेस करता है जिस कंपनी के बारे में एक अच्छा इमेज उसके माइंड में तैयार होता है. तो जैसे टाटा कंपनी है, उसके बारे में कस्टमर के माइंड में एक अच्छा इमेज तैयार होता है, तो हम जब भी जाते हैं और अगर देखते हैं तो टाटा कंपनी के प्रोडक्ट हम जल्दी परचेस करते हैं. या अगर देखते हैं पार्ले कंपनी है,
ब्रिटानिया कंपनी है, बराबर है, उनके बारे में भी हमें पता है कि उनके जो प्रोडक्ट रहते हैं उनका क्वालिटी अच्छा रहता है और इसीलिए उनके प्रोडक्ट हम तुरंत क्या करते हैं, परचेस करते हैं। मतलब उस कंपनी के बारे में एक अच्छा इमेज कस्टमर के माइंड में तैयार होता है और उसी इमेज को कहा जाता है गुडविल। ऑल दिस क्रिएट गुड इमेज ऑफ द कंपनी इन द माइंड ऑफ कस्टमर। मतलब गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, गुड कस्टमर सर्विस, अच्छे एम्प्लॉय, अच्छा मैनेजमेंट, इन सब के कारण कंपनी का एक अच्छा इमेज, अच्छा रेपुटेशन कस्टमर के माइंड में तैयार होता है। और जब कस्टमर के माइंड में एक अच्छा इमेज बनता है कंपनी का, तो कस्टमर उसी कंपनी के प्रोडक्ट परचेस करता है। और सिंपल है, अगर कस्टमर ज़्यादा परचेस करेगा तो उस कंपनी का इनकम दूसरे कंपनी के कंपेयर में क्या रहने वाला है, ज़्यादा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टाटा कंपनी का जो इमेज है वो कस्टमर के माइंड में अच्छा रहेगा एज कंपेयर टू एबीसी कंपनी। और इसीलिए कस्टमर ज़्यादा कौन से कंपनी के प्रोडक्ट परचेस करेंगे, टाटा कंपनी के। और इसीलिए टाटा कंपनी का इनकम क्या रहने वाला है, यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। ओके, तो इसी तरह जो कस्टमर के माइंड में कंपनी के बारे में एक अच्छा इमेज तैयार होता है, अच्छा रेपुटेशन तैयार होता है, उसी को कहा जाता है गुडविल। सो गुडविल मीन्स व्हाट? गुडविल मीन्स नथिंग बट गुड इमेज और गुड रेपुटेशन ऑफ द कंपनी इन द माइंड ऑफ कस्टमर कन्वर्टेड इनटू मनी वैल्यू। मतलब कंपनी का एक अच्छा इमेज, कंपनी का एक अच्छा रेपुटेशन जो कस्टमर के माइंड में रहता है, वो इमेज या वो रेपुटेशन जब मनी वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, उसी को कहा जाता है गुडविल। और गुडविल एक कुछ ऐसी चीज नहीं है कि आज कंपनी आ गई, आज कंपनी आप लोगों ने इस्टेब्लिश की और 2 दिन में कंपनी का गुडविल बन गया, ऐसा कभी नहीं होगा। गुडविल बनाने के लिए सालों साल लग जाते हैं। आज हम टाटा कंपनी का नाम सुनते हैं, बराबर, आज हम सैमसंग कंपनी का नाम सुनेंगे, क्या एक दिन में उनका नाम तैयार हुआ है? क्या नहीं। उसके लिए उन्होंने अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट दिए, अच्छे सर्विस दिए, तब जाके सालों साल जब उन्होंने कोशिश की, सालों साल अच्छा सर्विस दिया, तब जाके एक उनका अच्छा नाम बन गया। मतलब गुडविल एक कुछ शॉर्ट टर्म नहीं है कि एक दिन में गुडविल तैयार हुआ, ऐसा कभी होता नहीं है। तो गुडविल एक कंपनी के लिए क्या होता है, असेट होता है, क्योंकि एक बार अच्छा नाम बन गया तो वही नाम कंपनी को बार बार अच्छा डिमांड या अच्छे कस्टमर दिलाता है। से गुडविल इज द रेपुटेशन और गुड इमेज ऑफ द बिजनेस एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मनी। ओके, तो जैसे हम लोगों ने देखा कि जब कोई भी कंपनी सालों साल कस्टमर को एक अच्छा सर्विस देती है, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट देती है, तो उसके कारण उस कंपनी का एक अच्छा रेपुटेशन मार्केट में तैयार होता है, उस कंपनी का एक अच्छा इमेज कस्टमर के माइंड में तैयार होता है। उसी गुड इमेज को या उसी रेपुटेशन को जब हम मनी में कन्वर्ट करते हैं या मनी में एक्सप्रेस करते हैं, उसी को कहा जाता है गुडविल। मतलब कंपनी का जो रेपुटेशन रहता है, कंपनी का जो इमेज रहता है, उसका वैल्यू है। उसका वैल्यू कैसे पता चलेगा? उसके डिमांड से पता चलेगा। उसके क्या उस कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसके डिमांड से हमें पता चलता है कि हाँ, इस कंपनी का जो नाम है, बराबर है, ये कंपनी जो है उसका एक गुड इमेज, गुड रेपुटेशन कस्टमर के माइंड में है। Goodwill may be described as aggregate means total, of those intangible attributes, component of a business which contribute to its superior earning capacity over normal return on investment। अभी गुडविल से क्या होता है? गुडविल से आपकी जो कंपनी है वो बाकी के कंपनी के कंपेयर में ज़्यादा अर्निंग करती है, और अगर बाकी के कंपनी के कंपेयर में आपकी कंपनी का अर्निंग अगर ज़्यादा है तो समझ लेना दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ गुडविल। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कहा टाटा कंपनी और एबीसी कंपनी, दोनों कंपनी का इन्वेस्टमेंट एक जैसा, प्रोडक्शन टेक्निक एक जैसी, प्रोडक्शन कैपेसिटी एक जैसी, फिर भी टाटा कंपनी का जो अर्निंग है या इनकम है वो ज़्यादा है। मतलब टाटा कंपनी के जो प्रोडक्ट है उनका डिमांड ज़्यादा है। क्यों डिमांड ज़्यादा है? क्योंकि उस कंपनी का गुडविल है, एक अच्छा रेपुटेशन है, एक अच्छा इमेज है।
मतलब उस इमेज के कारण, उस रेपुटेशन के कारण उस कंपनी के जो प्रोडक्ट है उनको डिमांड ज़्यादा मिलता है। इसका मतलब गुडविल के कारण जो कंपनी के प्रोडक्ट है उनका डिमांड बढ़ जाता है, मतलब गुडविल का वैल्यू है, गुडविल का वैल्यू है। और इसीलिए किसी भी चीज का वैल्यू रहता है उसे क्या कहा जाता है, असेट कहा जाता है। और गुडविल इंटेंजिबल असेट है, क्योंकि गुडविल मतलब कोई मशीनरी जैसी चीज नहीं है जिसको हम टच कर सके। गुडविल मतलब कोई फर्नीचर जैसी चीज नहीं है जिसको हम देख सके या टच कर सके। तो गुडविल एग्जिस्ट है तो उसका पता कब चलता है कि बाकी के कंपनी के कंपेयर में अगर हमारे कंपनी का प्रोडक्ट ज्यादा बेचा जा रहा है, ज्यादा डिमांड है, इसका मतलब हमारे कंपनी का क्या है, गुडविल है। इट मे बी अराइज फ्रॉम सच एट्रीब्यूट एज फेवरेबल लोकेशन। और गुडविल अलग अलग रीजन के कारण तैयार होता है। जैसे फेवरेबल लोकेशन, कंपनी का लोकेशन एकदम अच्छा रहेगा, जो कंपनी या बिजनेस या कोई भी दुकान, उसका लोकेशन अच्छा रहेगा और वो लोकेशन कस्टमर के लिए क्या रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा। द एबिलिटी एंड स्किल ऑफ इट्स एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक्सेट्रा। इसमें से क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये जो फैक्टर्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर गुडविल। गुडविल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपके कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी कैसा है, आपके कंपनी का जो सर्विस है उसका क्वालिटी कैसे है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन किस तरह से हो रहा है। ये जो फैक्टर है उसके ऊपर आपके कंपनी का गुडविल क्या करता है, डिपेंड करता है। आपके कंपनी का इमेज डिपेंड करता है, आपके कंपनी का रेपुटेशन डिपेंड करता है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट। ओके, क्योंकि गुडविल का वैल्यू है, बराबर है, क्योंकि गुडविल से डिमांड क्रिएट होता है, मतलब गुडविल का वैल्यू है। और अगर वैल्यू है तो वो असेट है। लेकिन ये कौन सा असेट है, इनटेंजिबल असेट, मतलब न दिखने वाला। क्योंकि गुडविल मतलब कोई मशीनरी है क्या, नहीं। गुडविल मतलब फर्नीचर जैसी कोई चीज है क्या, नहीं। इसीलिए गुडविल को क्या कहा जाएगा, इनटेंजिबल असेट। तो दिस इज अबाउट गुडविल। नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क। देखो, जब हम कोई प्रोडक्ट या दुकान में या बाजार में जाते हैं कोई प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, तो हमें अलग अलग नाम या साइन या सिंबल दिखाई देते हैं। जैसे पार्ले, कैडबरी, यूट्यूब, मतलब अब अभी सब लोग हम ऑनलाइन ही रहते, 24 आवर्स ऑनलाइन। और ये चैनल हम या ये जो सिंबल है वो बहुत बार देखते हैं, या इस तरह का सिंबल। तो जब हम मार्केट में प्रोडक्ट या कोई चीज़ परचेस करने के लिए जाते हैं तो इस तरह के सारे जो सिंबल है हमें दिखाई देते हैं, बराबर। जैसे पार्ले, ये जब हम बिस्किट अगर परचेस करने के लिए जाते हैं तो बहुत जो बिस्किट के पैकेट रहते हैं उनके ऊपर ये सिंबल हम देखते हैं। कैडबरी, ये भी सिंबल हम बहुत सारे जो चॉकलेट्स रहते हैं उनके ऊपर देखते हैं। कुछ जो मोबाइल्स रहते हैं, लैपटॉप रहते हैं, इनके ऊपर हम इस तरह का सिंबल देखते हैं। तो ये जो सिंबल है, जैसे कि यहाँ पे एप्पल सिंबल है, इस सिंबल से हमें पता चलता है कि ये एप्पल कंपनी का सिंबल है। तो अगर किसी के हाथ में मोबाइल है और उसके ऊपर इस तरह का अगर सिंबल है तो हमें क्या पता चलता है कि हाँ, ये जो मोबाइल है वो एप्पल कंपनी का मोबाइल है, बराबर है। अगर किसी के पास चॉकलेट है और उसके ऊपर ये सिंबल अगर दिखाई देता है तो हमें तुरंत ही पता चलता है कि वे जो चॉकलेट है वो कैडबरी कंपनी का है, बराबर है। इस तरह का अगर सिंबल दिखाई देता है बिस्किट के ऊपर तो हमें पता चलता है कि ये जो बिस्किट है वो कौन से कंपनी ने तैयार किया है, पार्ले कंपनी ने तैयार किया। मतलब इन सिंबल के कारण जो प्रोडक्ट रहते हैं उनको एक अलग पहचान मिलती है, अलग आइडेंटिटी मिलती है। इसी तरह के जो सिंबल प्रोडक्ट के ऊपर रहते हैं उसे ही कहा जाता है ट्रेडमार्क। उसे ही क्या कहा जाता है, ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क मतलब किसी भी तरह का साइन रहेगा, किसी भी तरह का नाम हो सकता है, किसी भी तरह का सिंबल हो सकता है, जो अपने प्रोडक्ट दूसरे कंपटीटर या दूसरे जो कंपनी के प्रोडक्ट है उनसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जैसे बिस्किट बनाने वाले तो बहुत सारी कंपनी है, लेकिन उसमें भी हमारे कंपनी का जो बिस्किट है वो कस्टमर को तुरंत ही पहचान में आना चाहिए। इसके लिए बिस्किट के ऊपर कंपनी, पार्ले कंपनी क्या करेगी, इस तरह का सिंबल प्रिंट करेगी।
या ब्रिटानिया कंपनी इस तरह का सिंबल, अपना जो ब्रिटानिया का जो सिंबल रहता है वो प्रिंट करेगी। उससे क्या होता है, कस्टमर को तुरंत ही डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होती है। चॉकलेट, बहुत सारे चॉकलेट रहेंगे लेकिन कस्टमर को आसानी हो, इसीलिए कंपनी क्या करती है, उसके ऊपर जैसे कैडबरी कंपनी क्या करेगी, इस तरह का सिंबल उनके जो चॉकलेट्स रहेंगे उनके ऊपर प्रिंट करेगी। तो कस्टमर को आसानी होती है ये समझने में कि ये जो चॉकलेट है वो कौन सी कंपनी ने तैयार किया है। तो इस तरह का सिंबल, इस तरह का नाम, इस तरह का साइन जो प्रोडक्ट पे कंपनी प्रिंट करती है उसी को कहा जाता है ट्रेडमार्क। क्या कहा जाता है, ट्रेडमार्क। अभी ट्रेडमार्क में यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, सी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, आर लिखा है सर्कल में, उसका मतलब होता है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। मतलब वो ट्रेडमार्क दूसरा कोई भी पर्सन, दूसरा कोई भी कंपनी इस्तेमाल नहीं कर सकता, बराबर। यहाँ पे भी आर लिखा है, मतलब ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। टीएम, अगर सिर्फ टीएम लिखा जाता है उसका मतलब है अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, मतलब वो ट्रेडमार्क है लेकिन अनरजिस्टर्ड है। और अभी जो सर्विस, जो कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, बराबर, वो कंपनी टीएम के बदले एसएम लिखती है। क्या लिखती है, एसएम। उसका मतलब होता है अनरजिस्टर्ड सर्विस ट्रेडमार्क। मतलब जो कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है वो टीएम के बदले क्या इस्तेमाल करती है, एसएम। मतलब यहाँ पे जैसे टीएम लिखा यूट्यूब के यहाँ पे, उसके बदले क्या लिखा जाएगा, एसएम लिखा जाएगा। तो आर मतलब रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, टीएम मतलब अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और एसएम का मतलब होगा अनरजिस्टर्ड सर्विस मार्क। तो जब भी आप प्रोडक्ट परचेस करोगे तो अभी ऑब्जर्व करते जाना कि उसके ऊपर आर लिखा है, टीएम लिखा है, या अगर आप कोई सर्विस लेते हैं तो उसके ऊपर देखना कि वहां पे एसएम लिखा है या क्या लिखा है। ओके, तो एनी नेम, symbol, sign, design, etc. used for product which give separate identity to product than others called as a trademark। मतलब को कंपनी जो भी नाम इस्तेमाल करेगी, सिंबल इस्तेमाल करेगी, साइन इस्तेमाल करेगी, जिसके कारण अपने जो प्रोडक्ट है दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट में हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसी को कहा जाता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क हेल्प टू आइडेंटिफाई द मैन्युफैक्चरर और मेकर ऑफ द प्रोडक्ट। और ट्रेडमार्क से क्या होता है, कस्टमर को तुरंत ही पता चलता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो कौन सी कंपनी ने तैयार किया है। जैसे मैंने कहा कि अगर हम ये सिर्फ इतना ही सिंबल देखते हैं किसी फोन के ऊपर, क्या पता चलता है कि ये जो फोन है कौन सी कंपनी ने तैयार किया है, एप्पल कंपनी ने। तो सिर्फ ट्रेडमार्क देख के या सिंबल देख के हमें तुरंत पता चलता है कि वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कौन से मैन्युफैक्चरर ने, कौन से कंपनी ने तैयार किया है। ट्रेडमार्क इज एन इंटेंजिबल असेट। अभी जो ट्रेडमार्क रहते हैं वो इंटेंजिबल असेट है। अभी ट्रेडमार्क असेट कैसे है, ट्रेडमार्क का वैल्यू होता है क्या, यस ऑफकोर्स होता है। हर एक ट्रेडमार्क का भी क्या रहेगा, वैल्यू रहेगा। तो हर एक जो ट्रेडमार्क रहते हैं उनका वैल्यू रहते हैं। जैसे एप्पल रहेगा, कैडबरी रहेगा, सैमसंग रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट रहेंगे, सोनी रहेंगे, ये जो ट्रेडमार्क है उनका जो वैल्यू है वो हजारों करोड़ में है, बराबर है। तो क्योंकि देखो, जैसे ही हम ये जो एप्पल का साइन देखते हैं तुरंत हमें पता चलता है कि वो एप्पल कंपनी का है। तो ट्रेडमार्क से कंपनी को आइडेंटिटी मिलती है, उसके जो प्रोडक्ट है उनको आइडेंटिटी मिलती है, और इसीलिए ये जो ट्रेडमार्क रहते हैं उनकी मार्केट में अच्छी खासी वैल्यू रहती है। डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट है उनको डिमांड कितना है, उसके ऊपर ट्रेडमार्क का वैल्यू डिपेंड करता है। मतलब ट्रेडमार्क का मार्केट में वैल्यू रहता है, और इसीलिए ट्रेडमार्क क्या है, असेट है। और वो इंटेंजिबल असेट क्यों है, क्योंकि ट्रेडमार्क मतलब कोई मशीनरी जैसी चीज नहीं है, फर्नीचर जैसी चीज नहीं है, और इसीलिए उसे इंटेंजिबल कहा जाता है। नेक्स्ट इज कॉपीराइट। मान लो आप लोगों ने कोई बुक लिखा मतलब कोई नोवेल्स लिखा या कोई पोएट्री लिखी, या आप लोगों ने कोई सॉन्ग तैयार किया या म्यूजिक तैयार किया, आप लोगों ने कोई मूवी तैयार की या कोई ड्रामा लिखा या ड्रामा तैयार किया। ड्रामा मतलब नाटक, जिसको नाटक बोला जाता है।
आप लोगों ने कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप किया, आप लोगों ने बिल्डिंग का आर्किटेक्चर प्लान बनाया। अगर हम एक कुछ भी काम करते हैं तो ये सब काम करने के लिए स्किल लगता है, नॉलेज लगता है, और ये काम करने के लिए पैसा भी खर्चा होता है, टाइम भी खर्चा होता है। बराबर है ना? मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके लिए स्किल तो लगने वाला है। अगर आपको आर्किटेक्चर प्लान जो बिल्डिंग बनाते समय किया जाता है वो तैयार करना है, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा तो खर्चा होने वाला है। अगर हम कोई आप अगर कोई किसी भी तरह का मूवी तैयार करते हैं, उसके लिए भी मेहनत लगेगी, अच्छा खासा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके वो मूवी तैयार होती है। मतलब इसमें से अगर आप कुछ भी काम करते हो उसके लिए पैसा लगता है, टाइम लगता है, मेहनत लगती है और स्किल भी लगता है। ऐसा मान लो कि आप लोगों ने किसी भी तरह का एक सॉफ्टवेयर तैयार किया, बराबर है, और उसके लिए आप लोगों ने 4 साल मेहनत की और एक सॉफ्टवेयर तैयार किया। जैसे ही आप लोगों ने सॉफ्टवेयर तैयार किया, आप लोगों ने उसका कीमत रखा 10,000 रुपया, एक सॉफ्टवेयर का, एक कॉपी का। मतलब जो भी परचेज करेगा उसको 10,000 रुपया खर्चा आएगा। समझो एक बंदे ने वो परचेज किया और उसने क्या किया, जैसे उसने परचेज किया उस सॉफ्टवेयर की डुप्लीकेट कॉपी बनाने चालू की, और आप बेच रहे हो 10,000 में। उस बंदे ने एक ही कॉपी ओरिजिनल परचेज किया और बाकी डुप्लीकेट बना के हर एक कॉपी हजार हजार रुपये में बेचने लगा। उसको हम पायरेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरेसी। अभी बताओ, लोग आपसे वही सॉफ्टवेयर 10,000 में लेंगे या 1,000 वाला लेंगे? ऑफकोर्स 1,000 वाला लेंगे। तो आप लोगों ने 4 साल मेहनत की, टाइम दिया, आपका दिमाग लगाया, फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं। क्योंकि आपका जो 10,000 वाला प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर है, वो कोई लेने वाला नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं लेंगे। ज़्यादातर वो जो डुप्लीकेट बनाया गया है, क्योंकि आपका भी सॉफ्टवेयर वही काम करेगा, डुप्लीकेट भी वही काम करेगा, तो वो लेंगे। बराबर। उसी तरह से बुक का भी हो सकता है, सॉन्ग का भी हो सकता है, फिल्म का भी होता है। जैसे अगर कोई पर्सन फिल्म तैयार करता है, बराबर, और क्या कहा जाता है, उसको थिएटर में देखा करो। क्यों? जब हम थिएटर में जाते हैं टिकट निकालना पड़ता है तो उसका पैसा डायरेक्टर को जाता है, मतलब जो प्रोड्यूसर रहता है उसको पैसा जाता है, तो फिल्म बनाने का खर्चा उसमें से निकल सकता है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही फिल्म रिलीज होती है उसका कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी नेट पे अवेलेबल हो जाता है। हम वो डाउनलोड करते हैं और घर पे ही देखते हैं। तो वो, हाँ, अगर हम वो नेट से डाउनलोड करते हैं, घर पे ही देखते हैं, तो प्रोड्यूसर को पैसा मिलता है क्या? नहीं मिलता। मतलब वहां पे प्रोड्यूसर का क्या होता है? नुकसान। तो ये सारी चीजें ना हो, इसीलिए कौन सा राइट दिया जाता है? कॉपीराइट। कौन सा राइट दिया जाता है? कॉपीराइट। और उसको डिनोट किया जाता है सी, मतलब सर्कल में क्या लिखा जाता है? सी। उसका मतलब कॉपीराइट। तो उससे क्या होगा देखो, फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने अगर कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तैयार किया, बराबर, और उसको कॉपीराइट करवाए, उसका मतलब क्या होगा? आपके परमिशन के बिना कोई भी पर्सन उसको बेच नहीं सकेगा। आपके परमिशन के बिना उसका कोई भी पर्सन डुप्लीकेट कॉपी नहीं बना सकेगा। अगर ऐसा कोई पर्सन पाया जाता है, पकड़ा जाता है, तो उसके ऊपर लीगली, कानूनन कार्रवाई की जा सकती है, और इसीलिए कॉपीराइट दिया जाता है। तो जब भी आप अगर कुछ फेसबुक लिखते हो, सॉन्ग तैयार करते हो, मूवी तैयार करते हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, आर्किटेक्चर प्लान बनाते हो, तो उसको कॉपीराइट किया जाता है। मतलब वो हमें प्रोसेस करनी पड़ती है, गवर्नमेंट उसको कॉपीराइट का अधिकार हमें दे देता है। बराबर। वो प्रोसेस करने के बाद जब हमें कॉपीराइट का अधिकार मिलता है, इसका मतलब हमारे अलावा दूसरा कोई भी पर्सन वो चीज़ बेच नहीं सकता या उसका डुप्लीकेट कॉपी नहीं बना सकता। हाँ, अगर उसको कॉपी बनाना है तो पहले वो हमारा परमिशन लेगा। अगर हम उसको परमिशन देते हैं तो वो कॉपी बना सकता है। अगर कोई पर्सन हमारे पास आता है, वो कहता है कि आपने जो बुक लिखा है उसको कॉपी बनाने का हमें परमिशन दे, तो क्या हम फुकट में परमिशन देंगे या पैसा लेंगे? पैसा लेंगे। इसका मतलब कॉपीराइट का वैल्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने कोई सॉन्ग तैयार किया, बराबर, और उसको कॉपीराइट करवाया। किसी प्रोड्यूसर को वो सॉन्ग अच्छा लगा। वो प्रोड्यूसर आपके पास आ गया और उसने कहा कि ये जो आपका सॉन्ग है वो हमें हमारे फिल्म में इस्तेमाल करना है।
आपने कहा ठीक है इस्तेमाल करो, लेकिन उसके लिए मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। वो प्रोड्यूसर 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। इसका मतलब आपके ये जो 5 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं, बराबर है, वो सॉन्ग से ज्यादा कॉपीराइट के कारण मिल रहे हैं। किसके कारण मिल रहे हैं? कॉपीराइट, बराबर है। अगर कॉपीराइट नहीं रहता तो डायरेक्ट वो प्रोड्यूसर क्या करता, आपका जो सॉन्ग है एज इट इज आपको बिना पूछे थीम में इस्तेमाल करता। लेकिन कॉपीराइट में वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर वैसा उसने किया तो उसके ऊपर लीगल एक्शन हो सकती है, और इसीलिए प्रोड्यूसर 5 लाख रुपए आपको देगा। मतलब कॉपीराइट का वैल्यू है। कॉपीराइट का क्या है? वैल्यू। तो यहाँ पे कॉपीराइट का वैल्यू इस केस में 5 लाख रुपया है, बराबर। और जिसी भी चीज का वैल्यू होता है उसे हम कहते हैं असेट। और कॉपीराइट कोई फर्नीचर जैसी चीज नहीं है या कोई मशीनरी जैसी चीज नहीं है, और इसीलिए कॉपीराइट कौन सा है? इनटेंजिबल असेट। Copyright, a form of intellectual property law, protect original work of authorship, poetry, novels, movie, songs, computer software and architecture. Copyright prohibits, prohibit मतलब रोकना, restrict करना, other from copying original work of creator author. It is an intangible asset. तो एक बार कॉपीराइट करने के बाद दूसरा कोई भी पर्सन उसको डुप्लीकेट कॉपी नहीं बना सकता आपके परमिशन के बिना। आपका रिटर्न परमिशन होने के बिना वो उसका कॉपी नहीं बना सकता। ओके, उसे कहा जाता है कॉपी राइट। अभी देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हो वो है, जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं वो है आपका जो बीके का बुक है उसमें से लिया गया है, बराबर। यहाँ पे लिखो, देखो क्या दिया है, सी। सी मतलब कॉपीराइटेड। महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन एंड करिकुलम रिसर्च पुणे, मतलब एक गवर्नमेंट का जो एजेंसी है उसने इस बुक को क्या करवाया है? कॉपीराइट करवाया है। आगे क्या देखो, महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन एंड करिकुलम रिसर्च रिजर्व ऑल राइट्स रिलेटेड टू द बुक, मतलब उन्होंने बोला है ये जो ब्यूरो है उसके पास इस बुक के बारे में सारे जो अधिकार है वो इस ब्यूरो के पास है। नो पार्ट ऑफ दिस बुक, नो पार्ट ऑफ दिस बुक शुड बी रिप्रोड्यूस्ड विदाउट द रिटर्न परमिशन ऑफ द डायरेक्टर, महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन एंड करिकुलम रिसर्च पुणे। मतलब क्या बोला है कि ये जो बुक है उसका किसी भी तरह से आप कौन सा भी पार्ट रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, मतलब जेरोक्स भी नहीं कर सकते उनके परमिशन के बिना। हम जेरोक्स तो करते हैं, बराबर, लेकिन वो इलीगल है। क्या है? इलीगल। क्योंकि उन्होंने कहा है कॉपीराइटेड है, आप उसका जेरोक्स या किसी भी तरह से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। मतलब जो टेक्स्ट बुक है उसको हम पीडीएफ में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते उनके परमिशन के बिना। अभी आप बोलोगे सर पीडीएफ तो आपने ही दिया था। हाँ, ये जो पीडीएफ हमें इस साल दिए गए हैं वो बोर्ड ने ही दिए हैं, गवर्नमेंट ने ही दिए हैं, मतलब वो लीगल है। लेकिन दूसरे अगर कोई बुक है जो मार्केट में मिलते हैं, बराबर, आप घर पे उसको स्कैन करके पीडीएफ नहीं बना सकते, आप उसको बना नहीं सकते, वो क्या कहा जाएगा? इलीगल माना जाएगा। क्योंकि वो जो बुक है अगर वो कॉपीराइटेड है तो उसका डुप्लीकेट कॉपी आप नहीं बना सकते। ओके, तो दिस इज अबाउट कॉपी राइट। नेक्स्ट इज पेटेंट। अभी हम पेटेंट के बारे में देखेंगे। पेटेंट और कॉपीराइट दोनों थोड़े से एक जैसे ही है। यहाँ पे एक बल्ब है उसका पिक्चर हम देख रहे हैं, यहाँ पे टेलीफोन का पिक्चर हम देख रहे हैं। अभी जो पेटेंट है वो भी क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मानी जाती है। अभी पेटेंट होता क्या है? देखो, यहाँ पे अगर हम बल्ब देखते हैं तो बल्ब का इन्वेंशन ये भी एक बहुत बड़ा इन्वेंशन माना जाता है। टेलीफोन का इन्वेंशन ये भी एक बहुत बड़ा इन्वेंशन माना जाता है। अभी फिलहाल तो इस तरह के टेलीफोन हम इस्तेमाल नहीं करते, अभी फिलहाल तो हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके पहले जो मेन इन्वेंशन था वो टेलीफोन का था, बराबर। उसका एडवांस जो हुआ, एडवांसमेंट किसमें आ गया? मोबाइल में आ गया। तो अभी यहाँ पे देखो कि क्या होता है, जब किसी भी चीज का इन्वेंशन होता है तो वो एक दिन में इन्वेंशन नहीं होता है। ऐसा कोई होता है क्या कि चलो आज मैंने डिसाइड किया कि ऐसा करना है, ऐसी ऐसी चीज इन्वेंट करनी है, आज सुबह डिसाइड किया, शाम को इन्वेंशन हो गया?
नहीं होगा। मतलब अगर कोई हम चीज के लिए इन्वेंशन करना चाहते हैं, मतलब जैसे टेलीफोन का, तो उसने सोचा होगा ना कि हमें ऐसी कोई चीज बनानी है जिसके थ्रू हम एक दूसरे से बात कर सके, बराबर। उसने सोचा होगा, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, बाद में उसने बहुत बार ऐसा रिसर्च किया होगा, बहुत बार उसका जो इन्वेंशन है वो फेल गया होगा, और बाद में कभी उसको जाके सक्सेस मिला होगा। जैसे बल्ब का इन्वेंशन किया, अभी बल्ब दिखने में तो हमें लगता है कि सिंपल तो बल्ब है, बराबर है, इसमें क्या है बड़ी चीज। लेकिन जब पहली बार इन्वेंशन करना था, तब उसको बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि तब बल्ब क्या है वो पता ही नहीं था, या मतलब ऐसी कोई लाइट दे सकता है यही पता नहीं था। ऐसे ऐसे समय में कोई किसी भी तरह का इन्वेंशन करना एक बहुत बड़ी बात रहती है। इंटरनेट का इन्वेंशन रहेगा, कंप्यूटर का इन्वेंशन रहेगा, बराबर। तो उनका जो भी इन्वेंशन करना होता है, तब बहुत समय उसके लिए जाता है, बहुत टाइम उसके लिए जाता है, बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाके इस तरह के इन्वेंशन होते हैं। वो कुछ मैगी नहीं है, बराबर। इन्वेंशन मतलब मैगी नहीं है कि पैकेट फोड़ दिया, गर्म पानी में मैगी डाल दी, 2 मिनट में मैगी रेडी, खा के हो गया, बराबर। तो इन्वेंशन के लिए सालों साल लग सकते हैं, सालों साल लग सकते हैं, और उसके बाद भी पता नहीं कि हमारा जो इन्वेंशन है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना में, बराबर है, अभी हम नवंबर में लेक्चर ले रहे हैं, तो लगभग कोरोना आके 1 साल हो गया, अभी भी उसके ऊपर वैक्सीन नहीं आई। बहुत सारे जो देश है, मतलब अमेरिका से लेके जापान से लेके सब जो डेवलप देश है, वो सब वैक्सीन ढूंढने में लगे, अभी भी उसका वैक्सीन आया नहीं, लेकिन रिसर्च चल रहा है। तो इतने सारे जो साइंटिस्ट है उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्चा हो रहा है, बहुत सारा टाइम जा रहा है, मतलब मेहनत ले रहे हैं। तो कोई भी इन्वेंशन लेने के लिए बहुत सारा टाइम जाता है, पैसा जाता है, मेहनत लगती है। अभी ऐसा मान लो कि आप लोगों ने, समझो ऐसा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप लोगों ने बहुत ही मेहनत करके, वैसे आप मेहनत कम करोगे लेकिन फिर भी ऐसा मान लेते हैं कि आप लोगों ने बहुत मेहनत करके कि इस तरह का टेलीफोन बनाया, मतलब दुनिया को टेलीफोन क्या है वो पता ही नहीं था, आप लोगों ने रिसर्च किया और इस तरह का टेलीफोन बनाया, और दुनिया को पता चला कि हाँ, इस तरह का टेलीफोन इस्तेमाल करके हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, बराबर। तो आप लोगों ने बहुत मेहनत करके इस तरह का टेलीफोन बनाया। लोगों ने क्या किया, दूसरे लोगों ने, दूसरे कंपनी ने आपका टेलीफोन परचेज किया, बराबर। आपने अब अगर तैयार किया है, आपने इन्वेंशन किया है, तो आपने वो बेचने के लिए रखा, आपने बेचने के लिए रखा 5,000 रुपये में एक टेलीफोन। दूसरे कंपनी ने क्या किया, बिना मेहनत किए आपसे एक टेलीफोन परचेज किया 5,000 में, उसको खोल के देखा और देखा कि आपने क्या इस्तेमाल किया है, क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। तुरंत ही देखने के बाद उनको पता चला कि क्या किया है, और उस कंपनी ने आपके जैसे ही टेलीफोन बनाना चालू किया, और वो टेलीफोन बेचने लगे 3,000 रुपये। अभी आपने 5,000 लगाए, क्यों? क्योंकि आपने रिसर्च करने के लिए पैसा खर्चा किया था ना, वो पैसा तो आपको वसूल करना था, इसीलिए आप लोगों ने कीमत 5,000 रखी। अभी दूसरे कंपनी ने आपके कंपनी का कॉपी किया, उसने 3,000 में बेचना चालू किया। उसने 3,000 में क्यों बेचना चालू किया? क्योंकि उसका मेहनत लगा है क्या? नहीं। उसका पैसा रिसर्च में गया है क्या? नहीं। उसको तो सिर्फ आपका टेलीफोन खोल के देखना था क्या किया है, आपने उसने कॉपी किया, वो सस्ते में बेचने लगे। उसके टेलीफोन ज्यादा बेचे जाएंगे, आपके टेलीफोन कम, आपका नुकसान। और अगर ऐसा होता है तो कोई नया इन्वेंशन करने के लिए आएगा क्या? नहीं। साइंटिस्ट क्या सोचेंगे, जाने दे, कौन इन्वेंट करता है, हम मेहनत करके हम इन्वेंशन करेंगे और दूसरा आराम से उसका कॉपी करके पैसा कमाएगा, तो कोई भी इन्वेंशन नहीं होगा। और इसीलिए ऐसा ना हो, इन्वेंशन को बढ़ावा मिले, एंकरेजमेंट मिले, साइंटिस्ट को एंकरेजमेंट मिले कि हाँ तुम इन्वेंशन करो, हम तुमको प्रोटेक्ट करेंगे, बराबर है, आपका इन्वेंशन कोई भी कॉपी नहीं कर सकेगा, इस तरह का गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है, और उसी को कहा जाता है पेटेंट। क्या कहा जाता है? पेटेंट। मतलब अगर आप लोगों ने कोई इन्वेंशन किया और उसका अगर आप लोगों ने पेटेंट लिया, तो पेटेंट लेने के बाद आप लोगों ने जो इन्वेंशन किया है वो इन्वेंशन दूसरा कोई भी पर्सन आपके परमिशन के बिना यूज नहीं कर सकता।
कोई भी दूसरी कंपनी आपने जो प्रोडक्ट बनाया है आपके परमिशन के बिना, आपने जो टेक्नोलॉजी यूज की है आपके परमिशन के बिना अपने यहाँ पे यूज नहीं कर सकता। मतलब पेटेंट पेटेंट से क्या होता है, दूसरों को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, प्रोहिबिट किया जा सकता है आपका टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने से। और अगर आप लोगों ने जैसे यहाँ पे टेलीफोन का इन्वेंशन किया और दूसरों लोगों को कंपनी को लगा कि आपके जैसे टेलीफोन बनाना है, तो कंपनी क्या कर सकती है, आपके पास आके आपका परमिशन लेगी कि हमें भी टेलीफोन बनाने का परमिशन दे दो, बराबर। तो बताओ, आपने मेहनत करके इन्वेंशन किया, आप फुकट में परमिशन दोगे या उससे पैसा लोगे? सवाल ही नहीं, आप पैसा लेने वाले हो। मतलब पेटेंट का भी क्या रहता है, वैल्यू रहता है। क्या रहता है, वैल्यू रहता है। और इसीलिए पेटेंट को भी क्या बोला जाएगा, असेट। क्योंकि जिसी भी चीज का मार्केट में वैल्यू है वो है असेट। अगर समझो कोई पैसा कंपनी आपसे पैसा देने के लिए नहीं आती है, फिर भी पेटेंट का वैल्यू क्यों है? क्योंकि जब तक पेटेंट है दूसरा कॉपी नहीं करेगा, और जब तक दूसरा कॉपी नहीं करेगा सारे कस्टमर आपसे ही परचेस करेंगे। मतलब पेटेंट का वैल्यू है, बराबर है। तो इस तरह से जो इन्वेंशन रहते हैं उसके लिए पेटेंट दिया जाता है। और अगर बुक लिखते हो, म्यूजिक रहती है, सॉन्ग रहेगा, फिल्म रहेगा, उसके लिए कॉपीराइट रहेगा। उसके लिए क्या रहता है, कॉपीराइट। और इन्वेंशन के लिए क्या रहता है, पेटेंट। देखो आगे, a patent is a right granted to an inventor by the government that permits the inventor to exclude, means prohibit, others from making, selling or using the invention of a period of time, specific period time। मतलब एक बार आप लोगों ने इन्वेंशन किया और पेटेंट लिया, उसके बाद कोई भी पर्सन उस चीज को बना नहीं सकता या आपके परमिशन के बिना बेच नहीं सकता। गवर्नमेंट ज्यादातर जो पेटेंट रहते हैं वो कुछ साल के लिए देती है, 5 साल, 10 साल, 15 साल। उसके बाद वो टेक्नोलॉजी फ्री की जाती है, मतलब कोई भी उसका इस्तेमाल कर सके ताकि मोनोपोली ना हो। The patent system is designed to encourage invention that are unique and useful to society. It is an intangible asset। अगर पेटेंट नहीं रहता तो कोई भी जो साइंटिस्ट थे वो इन्वेंशन के लिए आगे नहीं आते। लेकिन पेटेंट के कारण उनको इंकरेजमेंट मिलता है कि ठीक है, अगर मैंने कोई चीज इन्वेंट की तो मेरा जो इन्वेंशन है उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन मिलेगा, और उसका जो कंसिडरेशन है, उसका जो फायदा है वो मुझे मिलने वाला है। और उसके कारण साइंटिस्ट को एंकरेजमेंट मिलती है नई नई चीजें इन्वेंट करने का। तो दिस इज अबाउट पेटेंट। और पेटेंट क्या है, इनटेंजिबल असेट। नेक्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। Here is one bank and here is Mr. Manish, a businessman। ओके, तो यहाँ पे मिस्टर मनीष जो पर्सन है वो बिजनेसमैन है। ही हैज करंट अकाउंट विद बैंक। हमें पता है कि बैंक में अलग अलग टाइप के अकाउंट होते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। लेकिन जो आप लोगों का भी बैंक में अकाउंट हो सकता है एज ए स्टूडेंट। आपका जो अकाउंट होगा वो सेविंग अकाउंट होगा। और जो बिजनेसमैन रहते हैं उनका जो अकाउंट रहता है वो रहता है करंट अकाउंट, क्योंकि बिजनेस के ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन अगर आपको हैंडल करने हैं तो उसके लिए करंट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। वो डिटेल में आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में पढ़ने को मिलेगा। अभी देखो, यहाँ पे मिस्टर मनीष के पास करंट अकाउंट है, तो बैंक ने क्या किया, उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया 30,000। हमें यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, बैंक ओवरड्राफ्ट ये जो फैसिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को दी जाती है बैंक द्वारा, सेविंग अकाउंट को नहीं मिलती। अभी यहाँ पे बैंक ने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिस्टर मनीष को कितना दिया है, 30,000। अभी देखते हैं आगे क्या हुआ। ही हैज जीरो बैलेंस इन करंट अकाउंट। ऐसा मान लेते हैं कि मिस्टर मनीष जो बिजनेसमैन है उसके करंट अकाउंट में अभी फिलहाल एक भी पैसा नहीं है, जीरो बैलेंस है। ही हैज विड्रॉ 20,000, एक भी पैसा नहीं है, और उसको 20,000 की जरूरत थी, उसने अपने अकाउंट से 20,000 निकाला। अभी आप बोलोगे सर उसके अकाउंट में तो पैसा था ही नहीं,
फिर 20,000 कैसे निकाला? देखो यहाँ पे बैंक ने उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पहले से ही कितने का दे के रखा है? 30,000। मतलब अगर उसके अकाउंट में जीरो बैलेंस है और अगर उसको पैसा चाहिए तो वो मिस्टर मनीष 30,000 रुपये तक बैंक से पैसा निकाल सकता है कभी भी। उसने 30,000 का 30,000 नहीं निकाला, कितना निकाला? सिर्फ 20,000 निकाला, बराबर है। मतलब और वो 10,000 निकाल सकता है। अभी बताओ ये जो 20,000 मिस्टर मनीष ने बैंक से निकाले वो उसके खुद के हैं या बैंक ने एक्स्ट्रा दिए हैं? वो बैंक ने एक्स्ट्रा दिए है। उसके खुद के तो जीरो बैलेंस था, बैंक ने एक्स्ट्रा 20,000 दिए है। उसी 20,000 को कहा जाएगा ओवरड्राफ्ट। क्या कहा जाएगा? ओवरड्राफ्ट। तो जब कोई पर्सन अपने करंट अकाउंट से एक्स्ट्रा पैसे निकालता है जीरो बैलेंस के बाद, जीरो बैलेंस के बाद जो भी पैसा एक्स्ट्रा निकालता है उसी को कहा जाता है ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट अमाउंट कितने का है? 20,000 का है। He has to return this amount to bank with interest. अभी ये जो 20,000 बैंक ने उसको एक्स्ट्रा दिया, बराबर, क्या बैंक ने उसको परमानेंटली दे दिए? क्या वो रिटर्न करना पड़ेगा, वापिस करना पड़ेगा? बैंक किसी को एक भी रुपया अपना नहीं देती। अगर देती है तो कहती है कि इतने महीने में वापिस करो। तो इसको भी एक टाइम पीरियड में वो 20,000 रुपीज विथ इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा? वापिस करना पड़ेगा। तो अभी मिस्टर मनीष को 20,000 मिल गए। क्या वो 20,000 उसके खुद के हैं या वापिस करने हैं? वापिस करने हैं। और मैंने पहले भी आपको कहा है जो हमारे पास है लेकिन हमें वापिस करना है वो रहता है लायबिलिटी। वो क्या रहता है? लायबिलिटी। और इसीलिए ये जो 20,000 है, जो 20,000 है वो उसको वापिस करने हैं, इसीलिए उस 20,000 को कहा जाएगा लायबिलिटी। और ये लायबिलिटी करंट लायबिलिटी है क्योंकि ये पैसा वापस करने के लिए 1 साल से कम समय दिया जाता है और इसीलिए उसे कहा जाएगा करंट लायबिलिटी। सो दिस इज अबाउट बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। ये दोनों भी कंसेप्ट हम एक साथ देखेंगे। यहाँ पे है मिस्टर रमेश। मिस्टर रमेश एक सेलर है, गुड्स बेचते हैं। यहाँ पे है मिस्टर प्रकाश, अब बायर। मिस्टर प्रकाश बायर है, मतलब कस्टमर है। मिस्टर रमेश ने क्या किया? 50,000 का गुड्स मिस्टर प्रकाश को बेच दिया ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधारी पे, उधारी पे बेचा। इसीलिए मिस्टर प्रकाश जो है वो डेटर बन गया। क्या बन गया? डेटर। हम लोगों ने पहले भी देखा है जब सेलर बायर को उधारी पे गुड्स बेचता है तो जो बायर रहता है, बायर क्या बन जाता है? डेटर। डेटर मतलब ऐसा पर्सन जिससे पैसा हमें लेना है। तो मिस्टर रमेश के लिए मिस्टर प्रकाश क्या बन गया? डेटर बन गया। और मिस्टर प्रकाश ने मिस्टर रमेश को ओरली कहा कि मैं आपका पैसा 3 महीने में दे दूंगा। लेकिन मिस्टर रमेश को मिस्टर प्रकाश के ऊपर बिल्कुल ही भरोसा नहीं था। भरोसा नहीं था, गारंटी नहीं थी। उसको डाउट था कि मिस्टर प्रकाश मेरा पैसा देगा या नहीं देगा। 50,000 अमाउंट है, वो देगा या नहीं देगा। इसीलिए मिस्टर रमेश क्या करता है? मिस्टर प्रकाश को कहता है कि मुझे रिटर्न प्रॉमिस दे दो। आस्क टू मिस्टर प्रकाश टू गिव रिटर्न प्रॉमिस। मिस्टर रमेश ने प्रकाश को कहा कि मुझे रिटर्न प्रॉमिस दे दो, मतलब मुझे लिख के दे दो कि तुम मेरा पैसा कितने दिन में वापस करो। तो मिस्टर प्रकाश ने कहा ठीक है, मैं लिख के देता हूँ। और इसीलिए मिस्टर रमेश ने एक बिल तैयार किया। क्या तैयार किया? एक बिल तैयार किया। उसे बोला जाता है बिल ड्रॉ। उसने एक बिल तैयार किया, उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिख दिए। देखो बिल किसने तैयार किया? सेलर ने। हमेशा जो सेलर रहता है उसको ही जरूरत है ना। तो प्रकाश बोलता है तुझे जरूरत है तो तू बिल तैयार कर, टर्म्स एंड कंडीशन लिख, मैं सिग्नेचर करूंगा। तो मिस्टर रमेश ने वो बिल तैयार किया, बराबर। तो मिस्टर रमेश को कहा जाएगा ड्रॉवर। क्या कहा जाएगा? ड्रॉवर। DRAWER, ड्रॉवर। तो जो पर्सन बिल तैयार करता है उसे कहा जाता है ड्रॉवर। और ए बिल कौन साइन करेगा? मिस्टर प्रकाश। ए बिल किसके लिए तैयार किया? मिस्टर प्रकाश के लिए, बराबर है। तो बिल कौन साइन करेगा? मिस्टर प्रकाश साइन करेगा, मतलब उसका सिग्नेचर आएगा। मतलब मिस्टर प्रकाश वहां पे
सिग्नेचर करने के बाद वो मिस्टर प्रकाश क्या कहेंगे कि मुझे ये जो भी यहाँ पे लिखा गया है वो मैंने पढ़ा है और मुझे वो मंजूर है। तो मिस्टर प्रकाश ने वहां पे सिग्नेचर कर दिया। जो पर्सन इसके ऊपर सिग्नेचर करता है उसे कहा जाता है ड्रॉविंग। क्या कहा जाता है? ड्रॉविंग। तो मिस्टर रमेश हो गए ड्रॉवर और मिस्टर प्रकाश हो गया ड्रॉविंग, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया है और जिसने साइन किया है उसे कहा जाता है ड्रॉविंग। ओके। तो इस बिल में क्या लिखा जाता है? इस डॉक्यूमेंट में लिखा जाएगा कि मिस्टर प्रकाश इसमें प्रॉमिस करेंगे कि मैं आपका जो पैसा है 50,000 रुपया वो 3 महीने में वापस करूंगा। ओके। तो मिस्टर प्रकाश ने वहां पे सिग्नेचर कर दी और ये मान लिया, बराबर, कि मैं आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपका जो पैसा है वो 3 महीने में क्या करूंगा? वापिस करूंगा। इसी बिल को मिस्टर रमेश क्या कहेगा? बिल्स रिसीवेबल। क्योंकि इस बिल के थ्रू मिस्टर रमेश को पैसा मिलने वाला है और जिसके थ्रू पैसा मिलने वाला है वो रहता है असेट। और इसीलिए बिल्स रिसीवेबल क्या है? करंट असेट। करंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है? 3 महीना। अगर आपको 3 महीने के अंदर 1 साल के अंदर पैसे मिलने वाले हैं, इस ये जो डॉक्यूमेंट है उसके बदले में आपको पैसा मिलने वाला है 1 साल के अंदर, इसीलिए उसको करंट असेट बोला जाएगा। और बिल्स रिसीवेबल हमेशा करंट असेट में ही लिखना है। और यही बिल मिस्टर रमेश के लिए क्या कहलाएगा? बिल्स पेएबल। क्योंकि इस बिल के अगेंस्ट मिस्टर रमेश को पैसा देना है। कितने महीने में देना है? 3 महीने में। इसीलिए उसको करंट लाइबिलिटी कही जाएगी। लाइबिलिटी मतलब कर्जा। तो मिस्टर प्रकाश के ऊपर 50,000 रुपए का कर्जा बन गया और वो पैसा 3 महीने के अंदर देना है, बराबर। तो ये जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे बन गया वो मिस्टर रमेश के लिए है बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि उसको पैसा मिलने वाला है। और यही डॉक्यूमेंट मिस्टर प्रकाश के लिए मतलब बायर के लिए क्या कहलाएगा? बिल्स पेएबल, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट उसको पैसा देना है। ओके। तो बिल्स रिसीवेबल करंट असेट होता है और बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटी। सो दिस इज अबाउट बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल।